नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। सुनैना आंखों में जल भरे हुए अपनी सास के सामने सर झुकाए कुछ यूं खड़ी थी, मानो उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। उसकी सास अनामिका जी उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, देखो बहू, बात साफ है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं की है। ना तो उन्होंने तुम्हें ठीक से खाने पीने के लिए दिया, अनियंत्रित खानपान की वजह से तुम्हारा वजन इतना बढ़ गया है। वो शायद वह तुम्हें हेल्दी फूड नहीं खिलाते होंगे। गलती उन्होंने की है तो खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना होगा। एक तो हमने इतनी मोटी और बेडोल लड़की को अपने घर की बहू बनाकर तुम्हारे पिताजी पर एहसान किया है। अब तुम्हारे शरीर की एक एक ग्राम अनावश्यक फैट की कीमत तुम्हारे पापा चुकाएंगे ना। सुनैना हैरानी से सास की ओर देखने लगी, क्योंकि उसकी सास खुद भी बहुत ज्यादा मोटी थी। उनकी ओर देखकर वह धीरे से बोली, लेकिन माँ जी, अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो आपने मुझे अपने घर की बहू बनाया ही क्यों? वह गुस्से में बोली, मुझसे सवाल जवाब करती है। अरे तेरे ससुर जी की मति मारी गई थी, जो उन्होंने तेरी बेडोल काया से बढ़कर तेरे गुण दिखाई दिए। अब तेरी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी अच्छा गुण तो मुझे दिखाई ही नहीं दिया। अरे पहली नज़र में लोग तन खुद ही देखते हैं, और तू तो देखने में एकदम बेडोल है। मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बहू कहते हुए। हम दोनों कहीं बाहर निकलते हैं तो लोग हमें देखकर कहते हैं कि 2 बहनों की जोड़ी जा रही है। तुम तो उम्र से पहले ही बूढ़ा नजर आने लगी हो। इन सबको भी मैं इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम अपने पापा से 5 लाख रुपए मांग कर ले आओ। मैं चाहती तो शादी के समय ही मोटी दहेज की रकम भी मांग सकती थी, तब एक बार में ही मेरा अकाउंट रुपयों से भर जाता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे पिताजी पर कोई ज्यादा दबाव नहीं डाला पैसे के लिए, लेकिन अब मुझे थोड़े रुपए की जरूरत है, तो तुम अपने पिताजी से कहो कि जल्द से जल्द और रुपयों का इंतजाम करें। खड़ी होकर यहाँ मुझसे बहस मत करो। सुनैना धीरे से बोली, लेकिन मेरे पिताजी अचानक से इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे कर सकते हैं? और मुझे आपकी यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि मेरे मोटापे को लेकर आप मेरे पापा से कीमत वसूल करें। इतना कहकर वह फफक कर रो पड़ी। लेकिन आज उसे यह घर बहुत पराया लग रहा था। उसकी सास गुस्से में कहने लगी कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें विदा किया है, तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा है, इसलिए तुम्हारी मुश्किलों में साथ देना उनका फर्ज बनता है। तुम उनसे बहुत जरूरी काम का कहकर रुपए मांगोगी तो वह इनकार नहीं करेंगे। मुझे अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर सोने का कोई उपहार देना है, इसलिए तुम्हें रुपया मांगकर लाना ही होगा। सुनैना ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी सास उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। वह परेशान हो गई और गुस्से में सास का विरोध किया और अपने रूम में जाकर बैठ गई। लेकिन बाहर से अनामिका जी लगातार उसे कोसे जा रही थी। खुद थुलथुली काया की होने के बावजूद वह अपनी बहू के मोटापे पर तंज कस रही थी। उन्हें लगा था कि बहू परेशान होकर अपने मायके से रुपए लेकर आ जाएगी, लेकिन शाम को उनके होश उड़ गए। दरवाजे की घंटी बजी। उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उनके भैया केशव जी खड़े थे। केशव जी को देखकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन केशव जी का चेहरा काफी गंभीर था। वह जाकर सोफे पर चुपचाप बैठ गए। अनामिका जी खुश होते हुए बोली, भैया घर पर सब ठीक है? अम्मा कैसी है? तो केशव तल्ख स्वर में बोला, कैसी होगी अम्मा, उन्हें तो बहुत टेंशन हो रही है। अब इस उम्र में ना जाने जीजा जी को क्या सूझिए, आखिर वह क्या चाहते हैं। यह सुनकर अनामिका जी हैरानी से बोली, क्या किया तुम्हारे जीजानी ने? केशव जी बोले, उनका फोन आया था और उन्होंने ऐसी बात की है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, इसलिए तो मैं आनन फानन में तुम्हारे यहाँ चला आया। तभी दोबारा दरवाजे घंटी बजी। अनामिका जी परेशान सी जाकर दरवाजा खोलने पहुंची तो सामने उनके पति देवेश जी खड़े थे। उन्हें देखते ही वह गुस्से में झुंझुलाते हुए बोली कि आपने मेरे मायके में फोन करके क्या कहा? मेरे घर पर भैया आए हुए हैं और काफी परेशान लग रहे हैं। देवेश जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, पहले मुझे भीतर तो आने दो। अनामिका जी मुंह बनाते हुए पीछे हट गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। देवेश जी घर के भीतर आए तो केशव जी उठकर खड़े हो गए और नाराजगी से उन्हें देखने लगे। वह दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे कि अनामिका जी चिल्लाती हुई बोली, अब कोई मुझे बताएगा भी कि बात क्या है? तब से मेरा जी बैठा जा रहा है।
केशव जी तीखे स्वर में बोले, जीजा जी को इस उम्र में दहेज चाहिए। यह सुनकर अनामिका जी हैरानी से बोली, यह सब क्या बकवास है। वह कहने लगे, हाँ, अब जीजा जी कह रहे हैं कि उन्हें 20 लाख रुपए चाहिए। यह सुनकर अनामिका जी अपने पति की ओर घूरते हुए बोली, यह सब क्या है जी, आप मेरे मायके वालों से रुपए क्यों मांग रहे हैं। तब देवेश जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, बहू का वजन तुमसे ज्यादा नहीं है, फिर भी तुम उसे धमकी दे रही थी ना कि उसके 1-1 ग्राम के बढ़े हुए अनावश्यक वजन की कीमत उसके पिताजी को चुकानी होगी। हमारी शादी के समय तुम्हारा वजन भी काफी ज्यादा था, मैं तो इतना सोच ही नहीं पाया। मेरा तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर मैं उस समय भी तुम्हारे 1-1 ग्राम अनावश्यक फैट की कीमत तुम्हारे पिताजी से वसूल कर ली होती, तुम आज करोड़पति बन गया होता। चलो जाने दो, जो नुकसान हुआ सो हुआ। बस मैं यही चाहता हूं कि अब मुझे लाख दे दिए जाए। यह सुनकर अनामिका जी के चेहरे पर की हवाइयां उड़ने लगी और वह हकलाते हुए बोली, यह कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप। तो अब उनके भैया उन्हें डांटते हुए बोले, वह सब छोड़ो, पहले तो मुझे यह बताओ कि क्या तुमने बहू से ऐसी बातें की है। क्या बढ़े हुए वजन की कीमत उसके पिताजी चुकाएंगे। यह कैसी घटिया सोच है तुम्हारी। तब अनामिका जी का सिर झुक गया। केशव जी कहने लगे कि अगर तुम अपनी बहू को परेशान कर सकती हो तो जीजा जी भी कुछ गलत नहीं कर रहे। अरे बहन, अगर तुम्हारी बेटी का वजन थोड़ा ज्यादा होता और उसके ससुराल वाले भी ऐसे ही उसे कोसते तो तुम्हें कैसा लगता। अनामिका जी का चेहरा सफेद पड़ गया था। तब देवेश जी बोले कि बहू के साथ बुरा व्यवहार करने से पहले तुम यह क्यों नहीं सोचती कि एक समय पर तुम भी इस घर की बहू थी। अगर मेरी अम्मा तुम्हारे साथ ऐसे ही व्यवहार करती तब तुम्हें पता चलता कि बहू को कितनी तकलीफ पहुंचती है। अभी तो वह नई नई इस घर में आई, अभी तो उसने रिश्तों की जड़ें गहरी भी नहीं की होगी और तुम उसे झंझोर रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह हमसे अलग रहने की जिद पकड़ ले, तब तुम उसके 1-1 ग्राम वजन की कीमत अपने आंसुओं से चुकाती रहना। वह लज्जित सी खड़ी थी। फिर केशव जी ने गुस्से में कहा, तुम अभी के अभी अपनी बहू से माफी मांगो, वरना इस घर में दोबारा कदम भी नहीं रखूंगा, जहां पर घर की बहू का अपमान होता है। मेरी भी एक छोटी बेटी है, मैं बेटी का दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। कल उसके ससुराल वालों में उसकी सास उसके साथ ऐसा व्यवहार करे तो मैं हरगिज भी सहन नहीं कर पाऊंगा। भाई की फटकार सुनकर अब अनामिका जी का गला रुआसा सा हो गया। वह धीरे से बोली, ठीक है, मैं बहू से माफी मांग लेती हूँ। इस समय देवेश जी ने बहू को आवाज लगाते हुए कहा, बहू जरा बाहर तो आना। सुनना तो दोपहर ही अपने कमरे में बैठी रो रही थी, अभी बाहर चल रही बातें सुनकर वह सोच में पड़ गई। घर में यह सब क्या हो रहा। ससुर जी की आवाज सुनकर वह धीमे कदमों से चलते हुए हाल में आई। उसने तुरंत ही जाकर केशव जी के पैर छुए तो उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने अपनी बहन की ओर देखा तो अनामिका जी संतोष करते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बहू, तुम्हारा वजन को लेकर कुछ ज्यादा ही बोल गई और तुम्हारे पापा के रुपयों की मांग की मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो रहा है। तुम प्लीज मुझे माफ कर देना। इतना कहकर वह खामोश हो गई तो सुनैना हैरानी से अपने ससुर जी और मामा जी की ओर देखने लगी। उसके ससुर जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसे इशारा किया तो सुनैना भी धीरे से बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, आपको आपकी गलती का एहसास है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। तब देवेश जी महल को हल्का करने की कोशिश करते हुए बोले, तुम दोनों सास बहू मिलकर जरा गर्मा गर्म पकोड़े तल दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। दोनों चुपचाप रसोई में चली गई। वैसे तो अनामिका जी बहू के सामने शर्मिंदा हो चुकी थी, इसलिए ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन सुनैना को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अब उसकी सास उसके वजन को लेकर कुछ नहीं बोलेगी, ना ही पिता से रुपए मांगने पर मजबूर किया जाएगा। उधर सास बहू के रसोई में जाते ही देवेश जी केशव जी की ओर देखते हुए बोले, मान गए भाई साहब, आपको क्या जबरदस्त एक्टिंग की है आपने तो। केशव जी भी खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे, एक्टिंग तो मुझे जोरदार करनी थी ताकि अपनी बहन की अकल ठिकाने लगा सकूं। दोनों इस बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़े क्योंकि सुबह जब देवेश जी ने अपनी पत्नी की बातें सुनी तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने उसी वक्त बाहर निकलकर केशव जी को फोन करके सब कुछ बताया था और दोनों ने मिलकर ही योजना बनाई थी जिससे कि अनामिका जी को उनकी गलती का एहसास करवाया जा सके। तो दोस्तों,
यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।